हे गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले एपिसोड का अच्छे से ब्रेकडाउन करने के बावजूद कई लोगों को अब भी कुछ डाउट्स है और इसीलिए मैं आज फर्स्ट एपिसोड का डिस्कशन वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपके सभी डाउट्स हटाने की कोशिश करूंगा और फर्स्ट एपिसोड को लेके मेरी थोड़ी पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा। तो दोस्तों, सभी को बड़ा सवाल रहा था कि आखिर एगोन का सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर वाला ड्रीम मतलब आखिर था क्या। Aegon foresaw the end of the world of men. Aegon called his dream the Song of Ice and Fire. सो ये सब जो किंग विसेरिस अपने बेटी राइनेरा को बताता है, तो वो सब क्या था? तो गाइस, सालों पहले यही कुछ 15 साल का एगोन लॉर्ड ऑफ ड्रैगनस्टोन बनते ही पहले तो वो एसोस में किसी वॉर में हिस्सा लेता है, क्योंकि उससे पेंटोस और टायरोस की सिटीज ने मदद मांगी थी। बट जल्द ही एगोन ड्रैगनस्टोन में आता है और अचानक उसकी वेस्टेरोस में दिलचस्पी बहुत बढ़ने लगती है। ड्रैगनस्टोन में आने के बाद एगोन फौरन एक बड़ा 50 फुट का लकड़ी का टेबल बनवाने कहता है जो वेस्टेरोस के शेप में होगा। इस पेंटेड टेबल पर वेस्टेरोस के सभी नदी नाले और माउंटेन्स रहते हैं, यानी कि सभी ज्योग्राफिकल चीजें होती है। बट इसमें कोई भी बड़े वेस्टेरोस के हाउसेस के रीजन्स के अनुसार बॉर्डर्स नहीं होती। एगोन वेस्टेरोस को बस एक ही देश समझता होता है। वो लैनिस्टर्स, स्टार्क्स, मार्टेल्स ऐसे अलग अलग हाउसेस के हिसाब से वो वेस्टेरोस को नहीं देखता। वो ऐसी सब चीजें मानता ही नहीं था। वो सबको एक ही नजर से देखता था। तो ऐसा क्यों? एगोन को बचपन से ही वेस्टेरोस को लेके एक अलग ही फैसिनेशन रहा। तो ऐसा क्यों? एगोन के पहले किसी भी टारगेरियन को पूरे वेस्टेरोस पे राज करने का कोई शौक नहीं था। टारगेरियंस वैसे किस्म के लोग बिल्कुल भी नहीं थे। एगोन के पहले के टारगेरियन लॉर्ड्स के पास भी ड्रैगन्स थे, बट उन्होंने ड्रैगन्स को हथियार बना के वेस्टेरोस पे राज करने के बारे में सोचा भी नहीं था। बट एगोन को ही वेस्टेरोस पे आखिर क्यों राज करना था? तो दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब हमें इस विसेरिस के सीन में पता चलता है। किंग विसेरिस की माने तो एगोन को एक सपना आया था जिसे वो अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर कहता है। इस सपने में एगोन आंधी, तूफान और एक लॉन्ग विंटर देखता है जो सभी लिविंग बीइंग्स को मार डालेगा। बट एगोन के अनुसार अगर टारगेरियंस आयरन थ्रोन पे बैठ के सभी वेस्टेरोस पर रूल करते हैं, पूरे वेस्टेरोस को उनके रूल के अंडर अच्छे से बांध के रखते हैं, तो फायर आइस के खिलाफ जीत सकता है। अगर वैसे नहीं हुआ तो बिखरा हुआ वेस्टेरोस आने वाले टेरिबल विंटर यानी कि व्हाइट वॉकर्स का शिकार बनेगा। इसीलिए एगोन वेस्टेरोस का कॉन्करर बनता है। इसीलिए एगोन ने आयरन थ्रोन बनवाया और टारगेरियंस का रूल वेस्टेरोस में शुरू किया, ताकि टारगेरियंस टूटे हुए वेस्टेरोस को एक साथ बांध कर रखे, ताकि टारगेरियंस आने वाले व्हाइट वॉकर्स के खतरे के खिलाफ पूरे वेस्टेरोस में एक तरह का यूनिटी लाए। एगोन अपने सपने को प्रोबेबली सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर इसलिए कहता है क्योंकि टारगेरियंस और उनके ड्रैगन्स माने फायर हुआ और लॉन्ग विंटर यानी कि ठंडी यानी कि आइस हुआ। सो बेसिकली इस विसेरिस और राइनेरा के आखिर के सीन में एगोन के कॉन्क्वेस्ट को एक रीजन देने की कोशिश की गई है। They tell us that Aegon looked across the Blackwater from Dragonstone, saw a rich land ripe for the capture, but ambition alone is not what drove him to conquest. सो वेस्टेरोस को जीतना यानी कि उसकी कॉन्क्वेस्ट करना, उसके पीछे एगोन की सिर्फ एम्बिशन नहीं थी, बल्कि एगोन का एक सपना भी था जो उसे सता रहा था। तो दोस्तों, दैट्स नॉट दिस एगोन्स ड्रीम इज ऑल अबाउट। बट दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक चीज पसंद नहीं आई एंड दैट इज ये ईस्टर एग, जो थोड़ा सा ओवर द टॉप लगा। विसेरिस जब विंटर की बात करता है तब इस आर्या ने नाइट्स किंग को मारने के लिए यूज किए हुए डैगर को दिखाया गया है। मतलब राइटर्स यहाँ पे फालतू में आर्या नाइट्स किंग को मारने वाले नौटंकी को एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 7 और सीजन 8 मतलब अखंड नॉनसेंस रहा था, और हाउस ऑफ द ड्रैगन में गेम ऑफ थ्रोन्स के एंडिंग के बारे में ईस्टर एग्स ना हो तो ही बेहतर है। हमें यह नहीं जानना कि कैसे टारगेरियंस व्हाइट वॉकर्स और आने वाले लॉन्ग विंटर के खिलाफ 300 सालों की प्लानिंग करते हैं और फिर व्हाइट वॉकर्स के डेड आर्मी को बस एक रात के विंटरफेल के बैटल में खत्म किया जाता है, क्योंकि आर्या स्टार्क ने हीरोपंती दिखा के नाइट्स किंग को मार डाला। उस नॉनसेंस के बारे में और ज्यादा ना बोलूं तो ही बेहतर है। ओवरऑल वैसे तो ये एगोन सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर वाला ड्रीम एक अच्छा थोड़ा सा हट के एडिशन रहा, बट उसे गेम ऑफ थ्रोन्स के एंडिंग से कनेक्ट करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, और इस ड्रीम के बारे में आगे चलते हुए ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। आई डोंट थिंक दिस विल बी मच इंपॉर्टेंट। वैसे ही पहले एपिसोड में मुझे और एक छोटी सी
सी चीज पसंद नहीं आई थी, एंड दैट इज एयर फॉर अ डे वाला सीन। डेमन अपने छोटे भतीजे एयर टू द थ्रोन बेबी बेलॉन को एयर फॉर अ डे कहता है, और उसका किंग विसेरिस को इतना गुस्सा आता है कि वो डेमन को किंग्स लैंडिंग में से निकाल देता है। डेमन और विसेरिस के लाइफ में और इस शो के लिए एयर फॉर अ डे कमेंट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बट शो के पहले एपिसोड में हमें डेमन खुद एयर फॉर अ डे बोलता है ऐसे देखने भी नहीं मिलता। बस ऑटो हाइटॉवर विसेरिस को जाके बताते हैं एंड दैट्स इट। Styling him the heir for a day. ये चीज मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी थी। एक्चुअली डेमन ब्रॉथेल में दारू पी के नशे में बोलता है कि मेरे गद्दी को कोई नहीं ले सकता, मैं हूं असली एयर। ये छोटा बेबी बेलॉन क्या एयर बनेगा? ही इज जस्ट एन एयर फॉर अ डे। तो डेमन ऐसे नशे में धुंध कुछ ब्रॉथेल्स में बातें करता है और ऑटो के जासूस ये बात सुनकर ऑटो को बता देते हैं, और फिर ऑटो गेम खेलकर वो बात विसेरिस को बताता है, और उसके बाद में आगे की कहानी आगे बढ़ती है। बट इस इंपॉर्टेंट सीन का स्क्रीन प्ले राइटिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई थिंक डेमन खुद एयर फॉर अ डे बोल रहा है, ये दिखाना चाहिए था। बट एनीवेज दैट्स माय ओपिनियन। अगर आपको ये पसंद आया तो दैट्स योर ओपिनियन। सो या लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अप इट्स कॉर्लिस वेलेरियन। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के कम्युनिटी में पिछले 1 साल से चले कंट्रोवर्सी को आज मैं फाइनली डिस्कस करूंगा। ये कंट्रोवर्सी है कॉर्लिस वेलेरियन के रोल में एक ब्लैक एक्टर को हायर करना, और एक तरीके से पूरे हाउस वेलेरियन को ब्लैक दिखाना, जबकि बुक्स में सरासर बताया गया है कि कॉर्लिस वेलेरियन व्हाइट है। ये है बुक में बताया गया हुआ कॉर्लिस, और ये है शो में दिखाया हुआ कॉर्लिस। तो दोस्तों अब इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को डिस्कस करने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज आर मार्टिन खुद इस शो के प्रोडक्शन में अच्छे से इन्वॉल्व रहे थे। मतलब उन्हें पता था कि कॉर्लिस के रोल में ब्रिटिश बारबेडियन एक्टर स्टीव टूजेंट को लिया जा रहा है, और उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि अगर मार्टिन जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरे लोगों के क्रिटिसिज्म को क्या सुनना है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, हमें क्रिटिसिज्म करने वालों की भी साइड सुननी पड़ेगी, और जो इस कास्टिंग को सपोर्ट करते हैं उनकी साइड भी सुननी होगी। मैं आपके साथ इस कॉर्लिस वेलेरियन डिबेट की दोनों साइड्स एक्सप्लेन करूंगा। आप ही मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको ये कास्टिंग सही लगी या फिर गलत। सो पहले जानते हैं कि क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं। तो क्रिटिक्स तो साफ कह रहे हैं कि कॉर्लिस वेलेरियन के रोल में ब्लैक एक्टर को लेना गलत डिसीजन रहा, क्योंकि हाउस वेलेरियन एक्चुअली वेलेरियंस है। सो फ्रेंड्स, कई लोगों को लगता है कि एसोस के वलेरिया में से सिर्फ टारगेरियंस भाग के वेस्टेरोस में आए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। हाउस टारगेरियन के साथ साथ हाउस वेलेरियन और हाउस सेल्टिगार ऐसे 2 और वलेरिया के हाउसेस भी वेस्टेरोस में आए थे, और इन दोनों हाउसेस के भी रूट्स वलेरिया से जुड़े हुए हैं। बुक्स में इन सभी वलेरियन हाउसेस के लोगों के फिजिकल फीचर्स रहे हैं पर्पल आईज, सिल्वर हेयर, स्लिम टॉल बॉडीज और पेल व्हाइट स्किन। बुक्स में सभी वलेरियन वंश के लोग व्हाइट है, और ये वलेरियंस और टारगेरियन सभी वेस्टेरोसी, एंडल्स और फर्स्ट मैन के रेस के लोगों से काफी अलग लगते हैं। इतना ही नहीं, सालों से हाउस वेलेरियन और हाउस टारगेरियन के बीच में शादियां कराई गई, और इसी में एक शादी कराई गई थी लॉर्ड एरियन टारगेरियन और वेलेना वलेरियन के बीच में, और इन्हीं का बेटा होता है एगोन टारगेरियन, यानी कि एगोन द कॉन्करर। अब सवाल आता है कि अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में सभी हाउस वेलेरियन के मेंबर्स ब्लैक फिजिकल फीचर्स वाले होंगे, तो इसका मतलब एगोन द कॉन्करर खुद मिक्स्ड रेस वाला होगा, क्योंकि उसकी माँ वेलेना भी ब्लैक होगी। अगर एगोन ही मिक्स्ड रेस का हुआ तो फिर आने वाली पूरी टारगेरियन जनरेशन ही मिक्स्ड रेस की होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हमें पता है कि एगोन एक्चुअली व्हाइट है और उसमें पूरे वलेरियन फीचर्स थे। सो बेसिकली क्रिटिक्स का यही कहना है कि सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लोर में हाउस वेलेरियन हमेशा से ही व्हाइट रहा था, तो उन्हें शो में भी वैसा ही दिखाना चाहिए था। शो में हाउस वेलेरियन को ब्लैक दिखाने की वजह से अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पूरे कंटिन्यूटी में थोड़े से एरर हो जाते हैं, तो यही एक बड़ा क्रिटिसिज्म है। बट अब हमें डिबेट की दूसरी साइड भी सुननी पड़ेगी। कॉर्लिस वेलेरियन ब्लैक होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इंक्लूसिविटी। हमने देखा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में कई सारे व्हाइट कैरेक्टर्स थे और ब्लैक एक्टर्स बहुत ही कम दिखाई
दिखाए गए थे, बट एटलीस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स में हाउस मार्टेल था, डोथराकी थे और अनसलीड थे, जिसके वजह से शो में अलग रेस के एक्टर्स भी देखने मिले थे। इवन ब्रिटिश इंडियन एक्ट्रेस इंदिरा वर्मा ने भी एक साइड कैरेक्टर निभाया था। बट अब हाउस ऑफ द ड्रैगन की स्टोरी में ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट हाउस या कैरेक्टर नहीं है जो कि ब्लैक हो सकता है। मोस्टली स्टोरी व्हाइट कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती है, सो एचबीओ को लगा कि ऐसे सभी व्हाइट एक्टर्स को शो में रखना अच्छा नहीं है। अगर इंक्लूसिविटी दिखानी है तो शो में एक बड़ा हाउस ब्लैक कैरेक्टर से भी दिखाना जरूरी है। इसीलिए डायरेक्टली हाउस वेलेरियन जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस को और कॉर्लिस वेलेरियन जैसे एक तगड़े कैरेक्टर को इस शो में ब्लैक दिखाया गया है। बट क्या सभी वेलेरियंस ब्लैक है या फिर सिर्फ कॉर्लिस ब्लैक है? तो हमें बुक से पता है कि कॉर्लिस के दादाजी डेमोन वेलेरियन व्हाइट थे, बट डेमोन का बेटा और कॉर्लिस के पिता कौन है, उसने क्या क्या कारनामे किए हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो इस थियरी के अनुसार मे बी कॉर्लिस के पिता जहाज लेके कहीं समर आइलैंड्स या फिर एसोस में कहीं पर जाते हैं और वहां पर उन्हें किसी ब्लैक औरत के साथ प्यार होता है और उनके नसीब में कॉर्लिस आता है। बस यही एक थियरी है जो कॉर्लिस वेलेरियन ब्लैक होना जस्टिफाई करती है। बट दोस्तों, एज आई सेड बिफोर, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ब्रिटिश बारबाडियन एक्टर स्टीव टूजेंट का कॉर्लिस वेलेरियन कैसा लगा है। सो दैट्स द कॉर्लिस वेलेरियन कंट्रोवर्सी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वैसे ही दूसरे एक्टर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस मिली एल्कॉक ने राइनिरा के रोल को बखूबी निभाया है, बट उसके एक्टिंग में अभी भी वो टारगेरियन प्रिंसेस वाला स्वैग नहीं आ रहा जो हमें एमिलिया क्लार्क के डेनेरिस में देखने मिलता। बट उसने कुछ सीन्स में अच्छी एक्टिंग की है। अब कुछ लोगों को मैं जो कहूँ वो बिल्कुल पसंद ना आए, बट मुझे खास करके रेनिरा का ड्रकारिस वाला कमांड डैनी से थोड़ा सा अच्छा लगा। डैनी का ड्रकारिस कमांड में थोड़ा सा वो इंग्लिश एक्सेंट आता था, बट रेनिरा वाला जो ड्रकारिस कमांड था उसका एक्सेंट थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि मानो ये कोई एक अलग सी लैंग्वेज है। Dracarys. अभी आप ही बताओ आपको कौन सा ड्रकारिस कमांड ज्यादा पसंद आया। तो इसके बाद में मैं बताऊंगा कि पहले एपिसोड में सबसे बेस्ट कौन लगे हैं। तो ऑटो हाइटॉवर के रोल में रीस आइवांस, विसेरिस के रोल में पैडी कॉन्सिडाइन और डेमोन टारगेरियन के रोल में मैट स्मिथ, ये तीनों भी मंजे हुए सीनियर एक्टर्स हैं और खास करके ऑटो का रोल मुझे सबसे तगड़ा लगा। ऑटो हाइटॉवर के रोल में वेल्श एक्टर रीस आइवांस तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है और उसका ऑटो का रोल लिटिल फिंगर जैसा रहेगा जो देखने में बहुत मजा आने वाला है। ऑटो हाइटॉवर फर्स्ट एपिसोड में भाव खा के गया था और फर्स्ट एपिसोड का सबसे तगड़ा डायलॉग उसी ने मारा। The gods have yet to make a man who lacks the patience for absolute power, Your Grace. सही में एब्सोल्यूट पावर सभी को जल्द से जल्द चाहिए होती है। एब्सोल्यूट पावर पाने के लिए किसी के पास भी पेशेंस नहीं होते। ऑटो का ये तगड़ा डायलॉग सुनने के बाद विसेरिस के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। एपिसोड के एंड में डेमोन वर्सेस विसेरिस यानी कि मैट स्मिथ वर्सेस पैडी कॉन्सिडाइन के बीच में एक जबरदस्त जुगलबंदी हो गई थी। एक्टर पैडी कॉन्सिडाइन ने वो विसेरिस का दर्द और गुस्सा बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया। And the blood of the dragon runs thick. Then why do you cut me so deep? दूसरे तरफ मैट स्मिथ के डेमोन की तो क्या ही बात करें। मैं बस इतना बता दूं कि डेमोन टारगेरियन साक्षात जॉर्ज आर मार्टिन का फेवरेट टारगेरियन है और उन्होंने खुद मैट स्मिथ को देख के बोला कि यही मेरा डेमोन है। सो बस आप दिल थाम के बैठिए और देखते रहिए कि मैट स्मिथ का डेमोन इस शो में क्या क्या कारनामे करता है। ऐसे ही प्रोडक्शन क्वालिटी और सीजीआई के बारे में बात करें तो ड्रैगन्स बहुत ही ब्रिलियंट लगे थे। खास करके ड्रैगन्स का फिजिक्स इस बार बहुत ही बढ़िया दिखाया गया है। सिरेक्स के फ्लाइट में आप उसके पैर देख सकते हो, वो कैसे पैरों से एक झटका देके डिप मारता है और फिर वापस ग्लाइड करने लगता है। दिस वाज एन ऑसम शॉट। वैसे ही ओवरऑल किंग्स लैंडिंग और रेड कीप का सीजीआई भी बहुत तगड़ा लगा। एयर्स टूर्नामेंट में भी डेमोन आयरन बार पे घसीटते हुए जाके गिरना काफी कूल शॉट रहा था। वैसे ही एयर्स टूर्नामेंट में और भी कुछ बहुत ही तगड़े शॉट्स रहे थे। ओवरऑल हाउस
हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो को एक सॉलिड स्टार्ट मिला है विच आई वुड रेट 8 आउट ऑफ 10। तो गाइज ये था आज का हाउस ऑफ द ड्रैगन का डिस्कशन वीडियो जो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। मैं हर वीक फुल एपिसोड ब्रेकडाउन्स तो ऐसे ही करता ही रहूंगा, बट ऐसे डिस्कशंस और रिव्यू वाले वीडियो भी कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो दोस्तों प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मैं ऐसे लॉन्ग वीडियोस के साथ साथ छोटे मोटे शॉर्ट्स भी यहाँ वहां अपलोड करता ही रहूंगा, तो नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक करना। सो दिस इज पॉप कल्चर पंडित। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। पीस।